नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम इससे पहले पढ़ चुके हैं त्रिपुरी अधिवेशन 1939, हरिपुरा अधिवेशन 1938, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 और पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग कौन सा 23 मार्च 1940। और अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या परिस्थितियां थी उस समय, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी व्यक्तिगत सत्याग्रह की? क्योंकि पूरा विश्व जो है द्वितीय विश्व युद्ध में झुलस रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी। ऐसे समय में कोई जन समूह कहीं रोड शो वगैरह कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। और मतलब प्रतिबंध लगे हुए थे, जैसे अभी कोरोना काल में हुआ था ना, ऐसे उस समय की स्थिति पूरे विश्व की। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने बोला था कि अब हमें भीड़ एकत्रित नहीं करना है, बल्कि व्यक्तियों को व्यक्तिगत सत्याग्रह करना, एक एक व्यक्ति को सत्याग्रह अपने अपने स्तर पर करना है। जैसे अभी हम क्वारंटाइन हो गए थे ना अपने अपने घरों में, वैसे उन्होंने बोला कि अपने अपने स्तर पर सत्याग्रह करना है। अब हमें भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं है। 23 हम बात करेंगे 17 अक्टूबर 1940। कारण क्या थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के? एक दो कारण, मुख्य कारण हमने बता दिया, आगे और देखेंगे कि इसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो गांधी जी द्वारा अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना। गांधी जी अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना चाहते थे। स्वीकार तो किसी ने किया ही नहीं, ना तो कांग्रेस ने और ना ही मुस्लिम लीग ने। अब इसका विरोध कैसे करें? अब साइमन कमीशन आया था तो उसका विरोध करने के लिए हमारे पास समय था, तो हमने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आए क्या? नहीं, तो व्यक्तिगत रूप से उसका विरोध किया जाए। युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए, युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए क्या? द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने तो शामिल कर दिया था भारत को, लेकिन भारत तो गुलाम देश था। तो भाई अमेरिका है, दूसरे देश जो हैं वो तो देखे कि भारत तो युद्ध करना ही नहीं चाहता, अंग्रेज लोग उन्हें जबरदस्ती युद्ध में झोंक देते हैं। और यदि हम चुपचाप रहेंगे तो क्या मानी जाएगी? इसमें हमारी सहमति मानी जाएगी, कांग्रेस की सहमति मानी जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके विरुद्ध कुछ न कुछ बातें करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? युद्ध से अपने आप को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। कहां से शुरू किया था ये? पवनार आश्रम से। और किसका शुरू है ये पवनार आश्रम? विनोबा भावे पवनार आश्रम से शुरू किया। और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे गांधीवादी नेता थे, प्रथम सत्याग्रही थे। और बाद में कौन सा आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन। और कौन सा पुरस्कार मिला था इन्हें? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां गाड़ी अटक जाएगी अब। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? बहुत सही बोला आपने, ब्रह्मदत्त। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। इस आंदोलन को
इस आंदोलन को दिल्ली चलो, दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। अब देखो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन दिल्ली चलो आंदोलन का संबंध कैसे? व्यक्तिगत सत्याग्रह से, गांधी जी से संबंधित है, विनोबा भावे से संबंधित है, पवनार आश्रम से संबंधित है। क्लियर हो गई बात? क्या करते थे इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह में? क्या करते थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में? कि जो पहले सामूहिक रूप से कर रहे थे ना, तो अब व्यक्ति अकेला अकेला करे, मांगे रखे अपनी, धरना दे रहा है तो वह अकेला व्यक्ति धरना देगा अंग्रेजों के विरुद्ध, भूख हड़ताल करेगा तो अकेला व्यक्ति भूख हड़ताल करेगा। ये इससे क्यों? अब उसे किसी मार्गदर्शन की किसी की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अपना स्वीकार कर ले और स्वयं करना शुरू कर दे। और ये बोल रहे थे कि एक चैन सिस्टम बना ले, इसकी देखा सके बाकी सब लोग शुरू कर दें। ये इसमें बात की गई थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 पवनार आश्रम से, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्म दत्त। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? अगस्त 17 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब एक महत्वपूर्ण घटना इसके बाद की हम देखेंगे। अंग्रेजों को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली, वो कुछ न कुछ भारत में प्रतिनिधि मंडल और ये वो भेजते रहे, लेकिन अब जो है भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नहीं था। हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव 1942। 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942। अब क्या है, अंग्रेजों को लगने लग गया था कि अब यदि हमारी विजय हो जाए या पराजय हो जाए, द्वितीय विश्व युद्ध चरम पे है, तो हमारे ऊपर युद्ध समाप्ति के बाद क्या असर पड़ेगा, है? क्योंकि अब जमाना, एक नए जमाने की शुरुआत होने वाली थी, तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो नहीं बनेगा कि नहीं अब भारत को आज़ाद कर दिया जाए। तो इसलिए वो एक पक्ष रखना चाहते थे, भारत का सहयोग भी प्राप्त करना चाहते थे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है उनके ऊपर न पड़े, इसके लिए वो अपना पक्ष भी मजबूत करना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने क्या भेजा? क्रिप्स मिशन। और इसमें वो मांगे उनकी स्वीकार की गई जो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में रखी हुई थी 1928 में। और ये मांगे कब बदल गई थी? ये मांगे बदल गई थी 1930 में, क्योंकि गांधी जी ने वही मांगे 11 सूत्री रखी थी और लॉर्ड इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया। तो फिर क्या किया इन्होंने? सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। अब डोमिनियन स्टेट वगैरह की बात करते थे क्या ये? नहीं। और इसमें क्रिप्स मिशन में क्या था, इन्होंने जो जो बहुत पहले का भी मांगा था, डोमिनियन स्टेट, उत्तरदायी शासन, संविधान सभा, ये सारी बातें उन्होंने स्वीकार कर ली कि प्रतिनिधित्व बढ़ा देंगे, सैन्य खर्चों में कटौती कर देंगे। अब ये सारी बातें स्वीकार की और अब भेजा कि हम अब तुम्हें डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए तैयार है। और कांग्रेस क्या बोलेगी? दिवालिया बैंक के नाम चेक, कि ये तो वो चेक है जिसकी डेट निकल गई है। ये बोला गया ना कि भाई ये मांगे तो हमने 1928 में मांगी थी और अब जमाना बदल गया है, अब हमें ये नहीं चाहिए। बच्चे अब बड़े हो गए, वो 1 रुपए की संतरा गोली खा के कुछ नहीं होंगे। अब उन्होंने ये बताने की कोशिश इसमें की थी। अब इसे डिटेल में देखेंगे हम। तो द्वितीय वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी का
तानाशाह। हिटलर ने यूरोप के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। यूरोप के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने यूरोप के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। मैंने बताया प्रारंभिक इसमें यूरोप में जो है वो हिटलर या जर्मनी वाला जो पार्ट है वो विजयी हुआ था। ये तो अंतिम समय में जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा तब मित्र राष्ट्रों की विजय शुरू होगी, नहीं तो प्रारंभ में ये विजयी हो रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने रूस के ऊपर आक्रमण करना, ये वो इनकी कुछ गलतियां थी और इससे उसे पराजित होना पड़ा। आपको बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मिस्टर योगेश कुमार, लेनिनग्राड की लड़ाई जिसे कहते हैं। और ये हिटलर के लिए वो एक क्या बोलते हैं उसे बड़ी भूल साबित हुई कि जब रूस जो इनकी इधर से लड़ रहा था तब उसे रूस के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने रूस के ऊपर भी आक्रमण कर दिया था, लेनिनग्राड की लड़ाई। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने यूरोप के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। अब फिर अंग्रेजों को लगा कि अब कहाँ जाए, हम भारतीयों के पास में जाए। भारतीय लोग संख्या में बहुत ज़्यादा है और जैसा बोलो वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो चलो यहाँ से हम योगेश जैसे इनके जैसे लोगों को लाते हैं और सेना में भर्ती करते हैं, मरे तो क्या बचे तो क्या, तो ऐसे लोगों को भर्ती करते। ये उनकी सोच रहती थी कि युद्ध में सहयोग हमें प्राप्त होगा तो कहाँ से प्राप्त होगा, भारतीयों से। अब हमारे शत्रु भी कौन थे, देखो द्वितीय विश्व युद्ध में शत्रु कौन था, जापान, एशियाई देश था। तो ऐसा लग रहा था कि भारत यदि उसके विरुद्ध लड़े तो ये इधर के इधर इनको बराबर ये कर सकते हैं, ये उनकी ऐसी सोच थी, मतलब कूटनीति बहुत बड़ी थी उसमें। तो क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने यूरोप के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया और उसके बाद रूस पर भी आक्रमण कर दिया। उसके बाद रूस पर भी आक्रमण कर दिया, रूस पर भी आक्रमण कर दिया, रूस पर भी आक्रमण कर दिया। इससे पूर्व क्या हुआ था, पर्ल हार्बर की घटना, ये भी पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, पर्ल हार्बर की घटना। पर्ल हार्बर क्या है, नौसैनिक अड्डा, अमेरिका का नौसैनिक अड्डा, जापान ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। ठीक, तो इससे पूर्व जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना पर हमला किया, अमेरिकी नौसेना पर हमला किया। जापान ने अमेरिकी नौसेना अड्डा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया। साथ ही क्या किया उसने, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया व बर्मा होते हुए भारत को भी ब्रिटेन से छीन जाने का खतरा महसूस हुआ। अब ये सब यूरोपीय उपनिवेश थे, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्मा, इन सब पर जापानी सेना ने कब्जा कर लिया था। तो अब इनको ऐसा लगा कि अब यहाँ से ये पर्ल हार्बर जो अमेरिकी नौसेना अड्डा है इसके ऊपर कब्जा कर लिया और इधर से होते हुए बर्मा होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, भारत, और भारत को भी ब्रिटेन से छीन लेंगे। तो इससे पहले हमें क्या करना है, भारत जाना है और भारतीयों से समझौता कर लेना है।
अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे उस समय? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ये क्वेश्चन भी बनता है। ब्रिटेन के पीएम चर्चिल, बाद में बदल जाएंगे, बाद में एटली बनेंगे, अभी कौन? चर्चिल। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के पीएम चर्चिल से कहा, क्या कहा? आप चीन से संपर्क करो, क्योंकि इन आपके बीच में अभी कोई राज्य बचा हुआ है, तो वो कौन सा है? चीन एक देश है। उसने चीन के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? चांग यांग शेक से समझौता करने की बात की। और उन्होंने यही बोला कि आप चीन से समझौता करो और जापानी खतरे से अपने आप को बचा लो, या भारतीयों से समझौता करके जापानी खतरे से बच सकते हो। तो रूजवेल्ट ने किससे कहा? चर्चिल से। किस से बात करने के लिए बोला? चीन के राष्ट्रपति से। और भारतीयों से बात करने के लिए बोला कि आप जापानी खतरे से बच सकते हो, लेकिन आपसे समझौता किससे करना है? चीन से समझौता करना है और भारत से। भारत में राष्ट्रपति तो थे नहीं, लेकिन उस समय कांग्रेस थी। बोले भारत में जो भी अभी प्रतिनिधि है उनसे आप समझौता करो, उनसे बात करो, और तब हमारी बात बन सकती है। तब चर्चिल ने, परिणाम स्वरूप चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहते हैं। अब इतना हमने पढ़ लिया, बड़ा सरल सा है, 2 लाइन में समझ में आ जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, और हिटलर ने जो है रूस, फिर से चालू कर दो, अभी बंद हुआ पहले, फिर से चालू कर दो। हिटलर ने रूस के बड़े भाग पर, यूरोप के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। ये हमने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के हिटलर ने, या जर्मनी ने रूस के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। उसी समय जापान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर कब्जा किया और प्रयास किया कि वो इधर से होते हुए मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्मा होते हुए भारत के ऊपर कब्जा कर सकता है। तब अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के पीएम चर्चिल को सलाह दी कि आप चीन से बात करो, भारत से समझौता करो, तभी आप जापानी आक्रमण से बच सकते हो। और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में एक कमीशन भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। अब क्रिप्स मिशन की सिफारिशें क्या थी? सिफारिशें कोई बता दे जरा क्या थी? अभी मैंने बता दिया था शुरुआत में ही, क्या क्या थी इनकी सिफारिशें थी। अविलंब ही भारत में स्वशासन, अविलंब ही भारत में स्वशासन। भारतीय खुश? इन्होंने पूछा कब? तो अंग्रेज बोले जब युद्ध समाप्त होगा उसके बाद में देखेंगे, अभी तो तुम युद्ध में सहयोग करो। भारतीयों ने बोला नहीं, क्योंकि आपने ऐसा कई बार बोला है, हमें किया कुछ नहीं है।
पहले स्वशासन, उसके बाद सहयोग, उसके बाद सहयोग। क्लियर हो गई पहली बात। तो अविलंब ही भारत में स्वशासन की बात की, लेकिन उसमें टाइम निर्धारित नहीं था, कोई डेट नहीं थी, कोई इसका स्वरूप नहीं था कि स्वशासन आप किस रूप में दोगे। ऐसी कोई स्थायी योजना थी क्या उनकी? नहीं। वो बिना प्लानिंग के जल्दबाजी में आए थे, बोले ये 3-4 बातें उनको बता देना, शायद वो मान जाए। लेकिन भारतीय अब समझदार हो चुके थे। तो अविलंब ही भारत में स्वशासन। फिर क्या बोलते हैं, चलो ये बात ठीक नहीं है, युद्ध के